सगेशस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है, पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर जो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में बात करेंगे। हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाती हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट बनाती हैं। तो हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने कंटेंट और स्पिरिट को लेकर ये यूनिक है, ठीक है। दो हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट कंट्रीज, वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे फ्रांस हो। कई विशेषताएं हैं, कई प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, बट फिर भी कुछ सैलिड फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट बना देते हैं, यूनिक बना देते हैं अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पे हम पहले ये बात करते हैं कि ओरिजिनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे उनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कितने प्रोविजंस हमारे जब 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया, तब जितने ओरिजिनल फीचर्स थे उनमें बहुत सब्सटेंशियल चेंजेस आए हैं, क्योंकि हमारे कई यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे 7th अमेंडमेंट था। 7th अमेंडमेंट में क्या था, गवर्नर, किसी एक गवर्नर के लिए प्रोविजन बनाया गया कि उस गवर्नर को दो से ज़्यादा स्टेटों में अपॉइंट किया जा सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये हुआ। 42nd के बारे में जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र 42nd अमेंडमेंट के तहत किया गया था। 42nd अमेंडमेंट ने ही इंट्रोड्यूस की थी फंडामेंटल ड्यूटी। और 44th अमेंडमेंट और 73rd अमेंडमेंट जो हमारे पंचायती राज की बात करते हैं, और 74th अमेंडमेंट जो म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं की बात करता है, और 97th अमेंडमेंट जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। ये सब जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं इन्होंने सब्सटेंशियल चेंजेस किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में, जो ओरिजिनली हमने बोरो किए थे या जो ओरिजिनली हमने पुट किए थे 1949 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत सारे चेंजेस 42nd अमेंडमेंट के तहत किए गए थे। बट केशवानंद भारती के 1973 में ये हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट किए जाते हैं ये सभी अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट आर्टिकल 368 के तहत आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक बार लगाया गया था, ये एक एक्सेप्शन रखी गई थी। आप जितने भी चेंजेस करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब हम सेलियंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो 16 से 17 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आज की इस वीडियो में हम लगभग 5 से 6 फीचर्स की बात करेंगे। पहला इसका फीचर है, पहली इसकी विशेषता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका हैज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिका के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये लेंथीएस्ट है, बहुत लंबा है। सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, उन सबसे अगर लंबे या लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे देश इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट तथा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इसमें डिटेल्ड किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन कर रखी है, किसी भी प्रोविजन की, किसी भी आर्टिकल की, और कॉम्प्रिहेंसिवली और इलेबोरेट तरीके से समझाया गया है इस प्रोविजन का क्या मतलब है, इस आर्टिकल का क्या मतलब, इस शेड्यूल का क्या मतलब है। अगर ओरिजिनली बात करते हैं हम 1949 में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रेमल था और 395 इसके आर्टिकल्स थे, और उन 395 आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स में बांटा गया था और 8 शेड्यूल थे। अगर प्रेजेंटली बात करें, प्रेजेंटली की बात कर रहे हैं हम, 2016 की बात करेंगे प्रेजेंटली बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रेम्बल है और अबाउट 465 आर्टिकल्स हैं, और उन 465 आर्टिकल्स को 12 शेड्यूल्स में बांटा गया है।
टेबल सॉरी उन 465 आर्टिकल्स को 25 पार्ट्स में बांटा गया है और हमारे देश के जो शेड्यूल हैं वो 12 हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा जो शेड्यूल अब 12 हो गए हैं और जो पार्ट पहले 22 थे वो अब 25 पार्ट्स हो गए हैं। आगे बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस अमेंडमेंट्स हुए हैं सिंस 1959। जैसे उन अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, जैसे लगभग 20 आर्टिकल्स को डिलीट किया गया और एक जो पार्ट था 1 पार्ट था 7th उसको डिलीट किया गया था। ठीक है, ये जो प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड था पार्ट 7th उसको डिलीट किया गया। और कौन कौन से आर्टिकल, कितने आर्टिकल ऐड किए हैं? 90 आर्टिकल, लगभग 90 आर्टिकल इसने ऐड किए हैं, 4 पार्ट्स ऐड किए हैं। पहले पार्ट अगर हम 4th ए पार्ट की बात करते हैं तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है 4th ए, और 9th ए की बात करते हैं तो 9th ए हमारी पंचायती राज की बात करता है। ठीक है, और 9th ए हमारी म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है, और 9th बी की बात करते हैं तो हम ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ठीक है, और 14 ए की बात करें तो 14 ए है जो हमारा आर्टिकल, ये ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। ये शेड्यूल है, ये जो पार्ट है 14 ए ये बात करता है हमारे ट्राइब्यूनल्स की बात। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम, जो हमारा 4th है तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है पार्ट, और 9th ए ये हमारी बात करता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात करता है, और 9th बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है, और 14th ए है जो ये बात करता है ट्राइब्यूनल्स की, जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिसॉल्व करने के लिए जो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। और 4 शेड्यूल ऐड किए गए। 9th शेड्यूल जो डिफरेंट एक्ट और प्रोविजंस को वैलिडेट करता है, 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, 11th शेड्यूल जो पंचायती राज की बात करता है, और 12th शेड्यूल जो बात करता है हमारी म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है। अब देश का, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतना इलेबोरेट नहीं है जिसमें इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हों या इतने ज़्यादा शेड्यूल हों। एक हमारा देश है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स हैं, लगभग 465, और शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यही एक यूनिक बनाता है हमारे देश को। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब एक बात तो ये कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्या वजह है कि इतना बड़ा हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है? जैसे 4 फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा हो गया। वो क्या क्या फैक्टर थे, वो 4 फैक्टर क्या क्या थे? जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें, जियोग्राफिकल फैक्टर्स का मतलब कि हमारा देश एक वास्ट कंट्री है, हमारा देश एक वास्ट कंट्री है और इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वास्ट कंट्री होने की ज़्यादा बहुत बड़ी कंट्री होने के कारण ही हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा बन गया, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स की बात करनी थी, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी की बात करनी, प्रिंसली स्टेट्स की बात करनी थी। तो ज़्यादा बड़ा वास्ट कंट्री होने के कारण, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा बनाना पड़ा। और जो इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे, जैसे द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, हमें पता है कि हमारे देश की इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चलता था। अब हमें पता है कि 75% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा था, तो बहुत बड़ा होने के कारण, और 75% हमने इस एक्ट में से जो प्रोविजंस लिए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इस कारण भी ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट बन गया। आगे और बात करते हैं इसके बारे में, जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। देखो, दूसरे देशों में क्या होता है, सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है कई देशों में, और स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट हमारे यहाँ बात करें, हमारे सेंटर और स्टेट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो बाकी सभी स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, यूटी के लिए और सेंटर के लिए, ये सभी के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इससे भी हम कह सकते हैं जो हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की है के पीछे जो काम कर रहा था, जो फैक्टर काम कर रहा था, यो भी था क्योंकि हमारे सभी स्टेट और सेंटर के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अब डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, हमें पता था जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो लगभग लीगल ल्यूमिनरीज, इट मीन्स वो लॉयर थे, वो एडवोकेट वगैरह थे, लॉयर थे वो। और आपको पता है कि जो लॉयर की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही लेंथी होती है और बहुत ही टफ होती है। तो ये भी कारण हो सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथेस्ट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथेस्ट बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लॉयर्स थे वो ज़्यादा मात्रा में थे, ये भी एक कारण था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथेस्ट बन गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जो ये सिर्फ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं लेके चलता है गवर्नर्स के।
यही बात है आपको देखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जैसे हमारे, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो सरकार को बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है। बट ये एक डिटेल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी प्रोवाइड करती हैं। गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, एमपीज कैसे चुने जाएंगे, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अगर दूसरे कई देशों में बात करें तो उन्होंने क्या किया, जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन थे, जो ऑर्डिनरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में था, जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन थे, उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ अपने ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के तहत करती हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब दे रखा है, गवर्नर को कैसे अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट करना है। तो हमारे देश में ये भी एक कारण रहा है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लेंथेस्ट बन गया, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजंस भी दे रखे हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी इसमें दे रखे हैं। बाकी देशों में क्या होता है, वो अपने कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के तहत ऐसी मैटर्स को सॉल्व कर लेते हैं, जो अपनी पुरानी पॉलिटिकल कन्वेंशंस के तहत वो अपने ऐसे मैटर को सॉल्व कर देते हैं। बट हमारे लिए सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फिर एक और विशेषता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरियस सोर्सेस से ड्रॉन किया गया है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स बोरो किए हैं, कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोविजंस बोरो किए हैं, ठीक है। और एज वेल एज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था उसमें से भी कई प्रोविजंस लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में बोला भी था कि हमने कई देशों के, वर्ल्ड के कई कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की, आफ्टर दैट हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया। ये जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वो स्ट्रक्चरल पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। फिर अगर हम फिलोसफिकल पार्ट की बात करें, फिलोसफिकल पार्ट कौन सा होगा, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, ये कहाँ से लिए गए हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है। अब हम पॉलिटिकल पार्ट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट है वो कहाँ से लिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट है वो हमने ब्रिटिश से ड्रॉ किया है। अब पॉलिटिकल पार्ट की द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे भी कैबिनेट होती है, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर होता है, और लेजिस्लेचर के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव होते हैं जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने कहाँ से किए, बोरो किया, ये हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोरो किया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए। फिर अदर प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि हम बात करें कई प्रोविजंस हमने ड्रॉ किए, जैसे कनाडा से कई प्रोविजंस लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, जर्मनी यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, फ्रांस से लिए, साउथ अफ्रीका से या जापान से कई प्रोविजंस हमने बोरो किए हैं। और अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें, मैंने पहले भी बताया कि 75% जो हमारा मटेरियल सोर्स है, जहाँ 75% जो इन्फ्लुएंस जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जाती है। और अगर हम फेडरल स्कीम की बात करें, नो डाउट कि हमारा जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल स्कीम है हमारे देश में। हमारे यहाँ पे हमारा देश एक फेडरेशन नहीं है जैसे कि यूएसए में। तो जो फेडरल स्कीम है, जुडिशरी है, गवर्नर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं, जब पब्लिक सर्विस कमीशन है, जब मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, ठीक है। More than half of the provisions of the Constitution are identical to or bear a close resemblance to the Act of 1935। यहाँ पे तो हाफ लिखा हुआ है, हम आपको बता दें कि लगभग 75% जो हमारे कई प्रोविजंस हैं, 75% वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। अगर आपसे भी कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन से प्रोविजन से हमने बोरो किए हैं प्रोविजंस, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही बनेगा, कोई देश का नहीं बनेगा। वो हमारे देश के जो पहले जिस पे हमारा देश राज कर रहा था, जिस एक्ट के तहत हमारे अंग्रेजों ने हमारे देश को रन किया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, और उसी के बेसिस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम दो भागों में भी बांट सकते हैं। जैसे तो कई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब कठोर, और कई फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब लचीले होते हैं। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, उसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, टफ प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट करने का। और कई फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वो फ्लेक्सिबल हो, तो आप ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, ठीक है। अब तो हमने यहाँ पे दिए दो एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। अब हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही वो तो ज़्यादा रिजिड है, ना ही वो ज़्यादा कठोर है, और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हाँ, दोनों का मिश्रण है,
जो आर्टिकल 368 है, जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना, उसने 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की बात की है जो आर्टिकल 368 है। पहले तो वो कहता है कि कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अब स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट क्या होगा, ए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 majority of the members of the each house present and voting, and a majority of that is more than 50% of the total membership of each house। और इसके साथ साथ और कुछ और प्रोविजंस होंगे। अब कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसमें 5-7 जब 10 स्टेटों पे प्रभाव पड़ने वाला होता है और वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी भी होगी, और उसके साथ साथ स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ ये ऊपर हमने स्पेशल मेजॉरिटी की ही बात की है, वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी भी होगी और साथ साथ आपको हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन भी लेना पड़ेगा। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं। और एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की। अब जो ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी से हम पास करवा सकते हैं, वो आर्टिकल 360 तहत के नहीं आते हैं, वो आर्टिकल 368 के बाहर होते हैं, 368 से बाहर होते हैं वो जो सिंपल प्रोविजंस होते हैं। अब फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस, हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है नहीं, क्वासी फेडरल सिस्टम है अमेरिका में, बट फिर भी कई हमारे यहाँ पे फीचर्स ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे देश को फेडरल बना देती हैं। अब ये क्या कहते हैं, एक और विशेषता बताएगी, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। हमारे यहाँ पे फेडरेशन है बट कहीं ना कहीं सेंटर को ज़्यादा पावर दे रखी है, सेंटर की तरफ वो ज़्यादा बायस्ड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे एस्टेब्लिश करता है, इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ द फेडरेशन। जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का यूज़ किया गया है, हमारे देश में फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन का यूज़ नहीं किया गया। तो बट पता कैसे चलता है कि कुछ प्रोविजंस हमारे फेडरेशन से मिलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से मिलते हैं, वो कैसे पता, जैसे हमारे यहाँ पे 2 गवर्नमेंट है, एक स्टेट में गवर्नमेंट है और एक सेंटर में गवर्नमेंट है। डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है, अपने कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट सुना होगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर की बात उसमें की गई है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, हाँ अमेरिका की तरह हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। देखो जो यूके होता है, जो यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, बट हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। अगर हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा रूल रेगुलेशन लेके आ रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा तो उसमें अमेंडमेंट करना आसान नहीं होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकैमरलिज्म है, हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, कोई एग्जीक्यूटिव की उस पर कोई भी वो इन्फ्लुएंस नहीं होती है, लेजिस्लेचर की इन्फ्लुएंस जुडिशरी पे नहीं होती है। और हमारी जो बाइकैमरलिज्म है, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दो होते हैं, और अगर हम कई स्टेट्स में भी बात करें तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो हमारे देश में दो हाउस होते हैं, ठीक है। However, the Indian Constitution also contains a large number of unitary और non-federal features. बट ऊपर हमने बात की कि हमारा देश कुछ फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, बट वहीं पे हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे देश में कि नॉन फेडरल फीचर्स की बात करता है। जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रॉन्ग है हमारे देश में। कई ऐसे आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 249 की बात करें, कई ऐसे आर्टिकल हैं जो स्टेट्स के जिन पे स्टेट रूल रेगुलेशन बनाती है उनके ऊपर सेंटर भी बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नॉन फेडरल फीचर हुआ। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर और स्टेट का एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप है, हाँ जैसे अमेरिका में डबल सिटीजनशिप होती है, हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजन होती है। जैसे आप हरियाणा या पंजाब के सिटीजन हो, इट मीन्स आप इंडिया के सिटीजन भी हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लचीला भी है। हमने बात की कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लचीला भी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अगर हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर तो फेडरल कोर्ट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, नीचे छोटे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, और हाई कोर्ट के नीचे कुछ कोर्ट्स होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है ये सभी
ये सभी हमारे देश के लिए रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। अकेला यही नहीं है, जैसे अमेरिका में क्या होता है, अगर आपने कोई फेडरल प्रोविजन बनाना है तो सिर्फ फेडरल कोर्ट ही बनाएगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी छोटे कोर्ट होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो, जहाँ कोई एमपी का कोर्ट हो, ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। इनके जो प्रोविजंस होते हैं, इनकी जो जजमेंट होती है, सारे देश पे भी इंप्लीमेंट हो सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, हाँ, जो अपॉइंटमेंट होती है स्टेट गवर्नर की, वो सेंटर के द्वारा की जाती है। आपको पता है कि सेंटर में गवर्नर, स्टेट में गवर्नर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और ये पावर हमारे सेंटर को दे रखी है कि आप स्टेट में एक गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हो। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें, जहां हमारे देश में इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखी हैं। अगर कोई भी स्टेट अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो वहाँ पे आप इमरजेंसी लगा सकते हो, सेंटर वहाँ पे इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये सब जो फीचर्स नीचे दे रखे हैं, ये नॉन फेडरल फीचर्स है। और ऊपर हमने जो बात की थी, जैसे डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, टू गवर्नमेंट, सुप्रीमेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल सिस्टम के फीचर्स होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम है, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ ये बायस्ड है, सेंटर को ज़्यादा पावर दे रखी है। फिर आगे क्या बात करते हैं कि जो टर्म है फेडरेशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिख रखी है, कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया फेडरेशन का। बट जो आर्टिकल 1 है वो कहता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स से दो बातें निकलती हैं। दो बातें कौन सी निकलती हैं? एक तो वन, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट। जो इंडियन फेडरेशन है वो स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बनी है। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स जो स्टेट के एग्रीमेंट से नहीं बनी है, इनको बनाया गया है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। अब ये जो फेडरेशन बनी हुई है हमारे देश की, किसी भी स्टेट को हक नहीं है कि वो हमारी इस फेडरेशन से टूट के स्टेट अपनी अलग हो जाए। जैसे आप आजकल आप देख ही रहे हैं, कई जगह पे कई स्टेट को अदर कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट नहीं देता है कि आप फेडरेशन से टूट के एक अलग कंट्री बना लो। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म, बट इंडियन, ये इसमें क्या लिखा हो, कई जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारे जो फेडरेशन को अलग अलग तरह के नाम दिया। किसी ने कहा है कि क्वासी फेडरल है, केसी वियर ने कहा है कि ये क्वासी फेडरल है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म का है मॉरिस जोन्स ने। तो कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने हमारे इस फेडरेशन को अलग अलग तरह से नाम दिए हैं। फिर हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया है, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो लेजिस्लेटिव होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है, वो दोनों कोऑर्डिनेशन में या कोऑपरेशन में काम करेंगे। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग काम करेंगे और इनकी जो पावर होगी लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की, जो अलग अलग होगी। आपको यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि जो लेजिस्लेटिव होगा और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों कोऑर्डिनेशन में और कोऑपरेशन में काम करेंगे। और जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है। कहने का मतलब ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर डिफरेंट होती है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जो हमारे देश ने अडॉप्ट किया है, यूके वाला, इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है और इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और कैबिनेट गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं हमारे देश में? जैसे हमारे देश में प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे हम प्रेसिडेंट की बात करें वो नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव, और रियल एग्जीक्यूटिव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, जैसे आपकी बात करें मेजॉरिटी पार्टी बीजेपी है, वो रूल कर रही है हमारे देश में, ठीक है। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हमारे रूल लागू करने वाले लोग होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको जवाब देना पड़ता है कौन सा रूल कब इंप्लीमेंट किया जा रहा है और कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फिर मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मेंबरशिप होती है लेजिस्लेचर में। जितने भी मिनिस्टर्स, हम पीयूष गोयल की बात करें हम, ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। अगर वो नहीं भी बनते हैं, अगर उनको वैसे ही मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो उनको 6 महीने के बीच बीच किसी एक लोकसभा या राज्यसभा के हाउस की उनको मेंबरशिप लेनी होती है, अदरवाइज उनकी मिनिस्टरशिप रद्द हो जाती है, सीज टू बी मिनिस्टर बन जाते हैं वो, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, अब देखो अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है, अगर स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर वहाँ पे स्टेट में अपनी गवर्नमेंट का हेड होता है।
डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा को भी भंग किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और असेंबली, अगर स्टेट असेंबली है, उसको भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें कि हमारे जितने भी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है, हमें इस बात का पता है, पर फिर भी कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से थोड़ी अलग है। फॉर एग्जांपल, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरन बॉडी। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सॉवरन बॉडी नहीं है। ब्रिटिश में क्या होता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो सॉवरन बॉडी होती है, उसके पास अधिकार होता है रूल रेगुलेशन बनाने का। बट हमारे अगर इंडियन पार्लियामेंट वो सॉवरन नहीं है, इंडियन पार्लियामेंट अगर वो कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बना देती है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसको रद्द किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो हमारी ये जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सॉवरन नहीं है। हाँ, फर्दर इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड। जो इंडियन स्टेट का होता है, जैसे हमारे इंडियन स्टेट का इलेक्टेड हेड होता है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, और जो ब्रिटेन का स्टेट का हेड होता है वो हेडिटरी होता है, वो राज्य की तरह होता है, वो हेडिटरी होता है, अनुवंशिकता के आधार पर उसको चुना जाता है। ठीक है, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज बिकम सो सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल दैट पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक टू कॉल इट ए प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। हमारे देश की बात करें या हम बात करें यूके की, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत क्रूशल हो गया, बहुत सिग्निफिकेंट होगा। प्राइम मिनिस्टर बहुत तगड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। देखो, रियल पावर तो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है और नॉमिनल पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। इसी तरह अगर हम यूके की बात करें, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है, और इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, ये हमने आपके साथ डिस्कस किए फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पंजाब पुलिस और प्री प्रेस बी के कई एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाया है। हम और भी कई फीचर्स की बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।